चलिए आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.5, ठीक है, जिसमें टोटल प्रश्न है 4 प्रश्न टोटल दिए हुए हैं। कितने प्रश्न दिए हुए हैं? 4 प्रश्न। इसके कुछ पार्ट भी हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट दिया गया है। चलिए तो पहला प्रश्न को पढ़ते हैं, देखिएगा अपना अपना क्या करा बाबू। कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में किसका एक अद्वितीय हल है? किसका एक अद्वितीय हल है? किसका कोई हल नहीं है? किसका कोई हल नहीं है? या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं? अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। वज्र गुणन विधि से। देखिए नीचे जो समीकरण दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि कौन अद्वितीय हल है, कौन अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल का मतलब होता है कि केवल एक हल, केवल एक हल। अगर अद्वितीय हल है तो उसको हमको वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है, ठीक है। अगर एक हल है तो कौन सा विधि से हल करना है? वज्र गुणनखंड विधि से। जैसे समीकरण को हल करने के लिए बहुत सा तरीका होता है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफीय विधि, वज्र गुणनखंड विधि। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर केवल एक और एक हल है यानी अद्वितीय हल है तो उसे हमको वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, फिर है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। इसको सबसे पहले चेक कर लेना है कि ये अद्वितीय हल है कि अनेक हल है कि कोई हल नहीं है। अगर इसका अद्वितीय हल रहेगा, कहने का मतलब है कि केवल एक हल रहेगा, तो इसको हमें फिर वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है, ठीक है। तो ध्यान देना बाबू, पहले हम समझते हैं कि आखिर केवल एक हल, देखो केवल एक हल को ही क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिर है होता है कोई हल नहीं, ठीक है। फिर होता है अनेक हल। तो तीनों का कंडीशन यानी कब एक हल होता है, कब कोई हल नहीं होता है और कब जो है अनेक हल होता है, ठीक है। तो देखिए अगर a1 बटा a2 3.2 में बताए होंगे, a1 बटा a2 और नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 अगर रहे, कहने का मतलब है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं रहेगा b1 बटा b2 के, तो वह हो जाएगा केवल एक हल। अगर इस कंडीशन में आ गया यह समीकरण, चेक करेंगे, अगर इस कंडीशन में आ गया तो इसको फिर हम वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे। अच्छा, कोई हल के लिए नहीं होता है, देखिए कौन सा विधि, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, ये शर्त अगर रहे तो वह होता है कोई हल नहीं। अब देखिए अनेक हल, तो अनेक हल के लिए क्या होता है? अनेक हल के लिए होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर इस कंडीशन में समीकरण रहे तो इसका हो जाएगा अनेक हल। तो हमें सबसे पहले ये तीनों कंडीशन को रख करके चेक करना पड़ेगा कि एक हल है कि कोई हल नहीं है कि अनेक हल है। अगर एक हल होता है मतलब अद्वितीय होता है तो इसको हमको फिर हल करना पड़ेगा, कौन सा विधि से? वज्र गुणनखंड विधि से। तो चलिए सबसे पहले इस समीकरण को हम चेक कर लेते हैं कि
इसका कोई हल नहीं है कि अनेक हल है कि केवल एक हल है। ठीक है, चलिए देखिए देखो बाबू, ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, B2 है, ये C1 है, C2 है। तो इसको सबसे पहले चेक करेंगे A1 बटा A2। A1 कितना है, x का कोफिशियंस कितना है, 1 है, गुणांक 1 है, तो ये 1 बटा हो जाएगा 3, 1 बटा 3। B1 बटा B2 देख लो, B1 बटा B2, तो B1 कितना है, -3 है, -3, ये कितना है, -9 है। चलिए इसको चेक कर लो, ये माइनस ही माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 तिया 9, 1 तिया 3। ठीक है, अगला यानी कहने का मतलब है कि इसका आ गया 1 बटा 3 आ गया, 1 बटा 3। अब C1 बटा C2 चेक कर लो, C1 बटा C2, C1 बटा C2 क्या है, -3 बटा 2 है, -3 बटा -2, -3 से माइनस खत्म, बच गया 3 बटा 2, 3 बटा 2। कहने का मतलब है कि ये आया क्या वो चेक कर लो। देखिए 1 बटा 3, 1 बटा 3, ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन यहाँ पे देखो 3 बटा 2 बराबर है, नहीं है, तो लिखेंगे कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। ये शर्त आया, तब जब ये आएगा तो क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं है तो इसका तो ब्रज गुणनखंड विधि से हल नहीं करना है, तो इसका सिर्फ यहीं तक हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 2x प्लस y बराबर 5, 2x प्लस y बराबर 5 है। फिर है 3x प्लस 2y बराबर 8। अब इसको सबसे पहले चेक कीजिए, है ना, कि चलिए तो चेक करेंगे A1 बटा A2। A1 का मान कितना है, 2 है, अब B2 का मान 3। चलिए B1 बटा B2 देख लीजिए, ये कितना है, 1 है और 1 बटा 2। तो देखिए ये दोनों को पहले चेक कर लो, अगर दोनों बराबर है तब आगे बढ़ेंगे, अब बराबर ना है तो यहीं से आपका निकल जाएगा। तो देखिए ये 2 बटा 3 और 1 बटा 2 आपस में बराबर है, नहीं है, तो ये लिखेंगे क्योंकि A1 बटा A2 और नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। अब बताइए इस फॉर्म में आया, इसका मतलब ये अद्वितीय हल है, तो इसीलिए लिखेंगे कि इसीलिए इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। अब बताइए अद्वितीय हल है तो इसको वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे कि नहीं करेंगे, तब वज्र गुणनखंड विधि से, वज्र गुणन विधि से, ठीक है। अब देखिए वज्र गुणनखंड विधि क्या होता है, सबसे पहले आइए आपको बताते हैं। देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यही ना होता है जी। तब मान लिया जाए कि समीकरण 1 है, ये समीकरण क्या है, 1 है। फिर समीकरण 2 अगर हम बनावेंगे तो हो जाएगा a डैश x प्लस b डैश y और प्लस c डैश बराबर 0। ये आपका होता है व्यापक रूप 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। अब मान लिया जाए कि इसको हमको वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है,
तब वज्र गुणनखंड विधि से कैसे हम हल करेंगे, देखिए ध्यान से, x लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, फिर कांस्टेंट का 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब देखिए इसका गुणांक कितना है, a है, तो a लिख देंगे, और इसका गुणांक कितना है, तब b लिख देंगे, और इसका गुणांक कितना है, c लिख देंगे। फिर इसका गुणांक a डैश है, इसका गुणांक b डैश है, और इसका गुणांक c डैश है। ठीक है। अब वज्र गुणनखंड विधि में क्या होता है, देखिए अगर हम x को लेते हैं तो ये पूरा रो और कॉलम जो है गायब हो जाएगा, यानी x को अगर लेते हैं तो ये पूरा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तब बचेगा कौन सी, b डैश बचेगा, c डैश बचेगा। तो हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, b c डैश, यानी गुना तिरछा तिरछी करना पड़ेगा, b में c डैश से और b डैश में c डैश से, यानी x को लेंगे तब रो और कॉलम गायब हो जाएगा। तो x को लेंगे तो हो जाएगा x, आ रहा है नीचे बाबू, x, अब बटा गुना कीजिए, b c डैश में गुना करेंगे, b c डैश हो जाएगा, आई माइनस लगेगा आपको फॉर्मूला से। अब b डैश c में गुना करेंगे तब b डैश c। ठीक है, बराबर। अब हम y के ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, y को। देखिए अगर हम y को लेंगे तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा और ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, तब बचेगा a डैश बचेगा, और बचेगा ये जब पूरा ख़त्म होगा तब बचेगा c डैश बचेगा। तो यहाँ तो हमको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे कि b में c डैश से गुना किए थे और फिर b डैश में c से गुना किए थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहले क्या करेंगे, a डैश में c से गुना करेंगे, a डैश में c से, यानी इस तरह से गुना करेंगे। ठीक है, तो a डैश c माइनस फिर a में c डैश से गुना करेंगे, तो a c डैश। चलिए y हो गया। अब हम 1 को लेते हैं, क्या को लेंगे, 1 को लेंगे, तो 1 को लेंगे तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा ख़त्म और ये पूरा ख़त्म, तो ये 4 को बचेगा, तो फिर सीधा गुना कर लेना है a में b से, तो a b डैश माइनस फिर a डैश में b से, तो a डैश b। यही होता है आपका वज्र गुणनखंड विधि। इसी विधि से हम इस समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत, चलिए देखिए वज्र गुणनखंड विधि से समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x प्लस y। देखिए यहाँ पे बराबर 5 है, बराबर 5 है। अब वज्र गुणनखंड विधि में आपको बराबर 0 करना पड़ेगा, बराबर 0। तब बराबर 0 करेंगे तो 5 ई पटी आवेगा, तो प्लस का है ई पटी आवेगा तो माइनस का, यानी माइनस हो जाएगा 5 बराबर 0, होगा कि नहीं होगा। इसी तरह से 3x प्लस 2y, ये प्लस का है वो साइड, इस साइड आवेगा तो -8 बराबर 0। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए एक तो x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, है ना, 1 लिखेंगे x, फिर लिखेंगे y, फिर लिखेंगे 1। x का गुणांक कितना है, 2 है, y का गुणांक कितना है, 1, और 1 का गुणांक है -5। चलिए यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 3 है, यहाँ पे y का गुणांक 2, यहाँ पे 1 का गुणांक -8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x को पकड़ेंगे, तो x को पकड़ेंगे तो x बटा ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, तब बचेगा सिर्फ ये चारों, यानी 1 में -8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -8, माइनस फॉर्मूला से। 2 में 5 से गुना करेंगे तब 5 दूनी 10, -10 होगा, -10 और माइनस क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा, यानी 10। कोई दिक्कत, चलिए बराबर। फिर y को अगर हम पकड़ेंगे तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा और ऊपर वाला ये पूरा ख़त्म, तब बचेगा 2 3 -5 -8। तो इसमें ये थोड़ा सा चेंज करेंगे, यानी 3 में -5 से पहले गुना करेंगे तब -15 हो जाएगा, गुना किए तो। अब 2 में -8 से, तो 8 दूनी
16 माइनस में आई माइनस क्या बना लेगा प्लस 16 बना लेगा। चलिए अब हम एक को पकड़ेंगे, किसको एक को, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, फिर सीधा सा गुना हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। x बटा 8 में से 10 गया तो कितना बचेगा -8 प्लस 10, 8 में से 10 यानी 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा। प्लस की संख्या ज़्यादा है तो प्लस वाला चिन्ह माइनस में नहीं होगा, माइनस प्लस अगर यही 12 रहता तो माइनस वाला चिन्ह हो जाता है ना। प्लस की संख्या ज़्यादा है इसलिए माइनस हम नहीं लगाएंगे। तो 10 में से 8 गया तो 2 हो गया, 10 में से 8 गया तो 2 बराबर, इसको देख लो बाई बटा -15 प्लस 16, 16 में से 15 गया था 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बराबर, यहाँ भी बचेगा कितना 4 में से 3 गया था 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। इसको थोड़ा सा ध्यान देना, -8 तो हो गया -8, 5 दूनी 10 माइनस 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 हो गया प्लस, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब देखिए एक बार हम क्या करेंगे मैया, x बटा 2 को लेंगे इसके साथ, है ना, फिर एक बार लेंगे y बटा 1 को इसके साथ। ठीक है, चलिए तो एक बार ले लिए x बटा 2 बराबर 1 बटा 1, यानी ये दोनों ले रहे हैं। ठीक है, x बटा 2 बराबर 1 बटा 1। ठीक है, और फिर एक बार लेंगे y बटा 1, y बटा 1 और 1 बटा 1, तो y बटा 1 और 1 बटा 1। ठीक है, चलिए अब हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x भी 1 से गुना करेंगे तो x 2 एकम 2, x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। y में 1 से गुना करेंगे तब y, और 1 में 1 से गुना करेंगे तब 1, x बराबर 2 आ गया और y बराबर 1 आ गया। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए अब देख लेते हैं पहला का तीसरा पार्ट। तीसरा है फर्स्ट का 3, ध्यान देना, कहता है कि 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y बराबर 20, फिर दिया हुआ है 6x माइनस 10y बराबर, तो इसको चेक कीजिए। देखिए a1 बटा a2, a1 बटा a2, है ना, बराबर a1 कितना है 3 है, 3 बटा 6, 3 दूनी 6 बराबर आ गया 1 बटा 2 आया। फिर इसी तरह से b1 बटा b2, b1 कितना है -5 है, अब b2 कितना है -10, 5 दूनी 10 खत्म, यानी यह आ गया 1 बटा 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह से चेक कर लो c1 बटा c2 कितना है 20 बटा 40, 20 दूनी 40, 1 बटा 2, 1 बटा 2, वहाँ देखो तो आ रहा है। चलिए देखिए तो आप बताओ, यहाँ ध्यान देना, 1 बटा 2, एहू 1 बटा 2 और एहू 1 बटा 2, मतलब तीनों बराबर है, तो लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तब बताओ जब ये तीनों बराबर है तो अनेक हल होंगे, तो लिखेंगे कि इस समीकरण का अनेक हल, इस समीकरण युग्म का ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस समीकरण युग्म का अनेक हल है। ठीक है, तो जब अनेक हल है तो हमको तो वज्र गुणन खंड विधि से हल नहीं करना है ना, तो यहीं तक आपका हो जाएगा, नोट कीजिए। चलिए अगला पार्ट है चौथा, देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट का चौथा है x माइनस
3/-7 बराबर 0। फिर है 3x -3y-15 बराबर 0। तो देख लो, इसको सबसे पहले चेक कीजिए, है ना। तो हो जाएगा A1/A2। A1 कितना है, 1 है, और A2 कितना है, 3। अब B1/B2, B1 कितना है, -3, अब B2 कितना है, -3। यानी इसको काट दो, है ना। चलिए, ये 1 से कट गया, यानी इसको लिख देंगे 1/1। चलिए, इसी तरह से C1/C2, C1/C2 कितना है, -7। अच्छा, इसको तो चेक ही नहीं करना, सबसे पहले यही दोनों देख लो, है ना। इसको छोड़िए, देखिए यहाँ 1/3, 1/3 और 1/1 दोनों आपस में बराबर है, नहीं है। तो ये हो जाएगा कुछ A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसके अद्वितीय हल होगा। तो लिखेंगे कि इसीलिए इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। ठीक है, तो अद्वितीय हल है, तो इसको वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे ना। तो लिखेंगे कौन विधि, वज्र गुणन विधि, चाहे वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, चलिए, समीकरण दिया हुआ है कितना, x -3y-7, फिर दिया है 3x -3y-15। ये तो बराबर के ऊपर 0 है, इसको तो बराबर 0 नहीं करना पड़ेगा, यानी हम डायरेक्ट लिख देते हैं, एगो लिख दो x, है ना, एगो लिख दो y, या फिर लिख देना है 1। x का गुणांक 1 है, y का गुणांक -3 है, 1 का गुणांक -7 है। फिर x का गुणांक कितना है, 3 है, कितना है, 3 है। फिर जाकर के y का गुणांक कितना है, -3 है, और फिर 1 का गुणांक -15। ठीक है, आगे देखिए क्या करेंगे, x को लेंगे तो ये पूरा समाप्त हो जाएगा, तब बचेगा सिर्फ ही चारों, है ना। तो चलिए, हो जाएगा x बटा, अब देखिए यहाँ से गुना कीजिए, -3 में -15 से, तो 15 45, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45, अब माइनस यहाँ देखिए 7 में 3 से 7 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21 बराबर। चलिए, इसी तरह से बाई को पकड़ लेना है, तो हो जाएगा बाई बटा बाई। चलिए, ई वाला बाई को अगर पकड़ेंगे तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा ख़त्म। तो यहाँ से गुना इस तरह से करना है, 7 में 3 से 7 21, -21, क्योंकि -7 में अगर -3 से करेंगे तो 7 21। चलिए, -15 में 1 से गुना करेंगे तो -15, आई माइनस 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 प्लस हो जाएगा 15। चलिए, बराबर। अब 1/1 यानी ई वाला ख़त्म हो जाएगा, तो ये ख़त्म होगा तो ये चारों बचेगा, तो ये चारों बचेगा, तो 1 में -3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -3। चलिए, माइनस फॉर्मूला से -3 में 3 से गुना करेंगे तो -3 तिहाई 9, -9 यानी माइनस माइनस मिलकर के प्लस बना देगा 3 तिहाई। चलिए, अब इसको हल कर लो, 45 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 दूनी 42, 3 45, 24 बचेगा ना जी। 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24 बचेगा बराबर बाई। 21 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 में से 15 जाएगा तो -6 बचेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस का चिन्ह बड़ा है तो -6, अब बराबर 15 है ना। चलिए, बाई को गुना किए थे, चलिए ठीक है। इसको कर लो, -3 प्लस 9, 9 में से 3 गया था 6। अब क्या करेंगे, एक बार इसके साथ इसको पकड़ लेंगे, है ना, उसके बाद इसको पकड़ लेना है। ठीक है, चलिए, x/24 बराबर 1/6 हो जाएगा एक बार, और एक बार लिखेंगे y/-6 बराबर 1/6। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x में 6 से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, और 24 में 1 से तो 24 होगा कि नहीं होगा, तो x के बाहर निकालिए, यानी 24 बटा कितना हो जाएगा 6,
6 चौका 24, x बराबर कितना आ गया 4, x बराबर कितना आ गया 4। इसी तरह से यहाँ हल कर लीजिए, बाई में 6 से गुना करेंगे तो 6 बाई होगा और बराबर -6 -6। चलिए बाई को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा -6/6, ख़त्म हो गया, यानी बाई बराबर आ गया -1, बाई बराबर -1। ठीक है, चलिए x बराबर 4 और बाई बराबर 9 नोट कीजिए। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 जिसमें 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं 2 हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है a और b के किन मानों के लिए, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए a और b का मान पूछ रहा है, a और b का। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 7, फिर दिया हुआ है a - b x + a + b y बराबर 3a + b -2। देखो बाबू कहता है ना कि ये समीकरण दिया हुआ है, a और b का मान पूछ रहा है। जो a b आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, a b का मान पूछ रहा है, कह रहा कि a और b के किस मानों के लिए, यानी a और b का कौन सा वैसा मान होगा, a का कितना मान होगा और b का कितना मान होगा कि जो समीकरण का युग्म है, इस समीकरण युग्म का अनेक हल बनेगा। कौन सा हल बनेगा, तो अनेक हल कब बनता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहता है, तो अनेक हल बनता है कि नहीं बनता है। तो हमको a और b का मान फाइंड आउट करना है, a और b का। तो चलिए सोल्व करेंगे दूसरा का पहला क्वेश्चन। कितना दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 7, a - b × x + a + b × y बराबर 3a + b -2। देखिए अनेक हल के लिए शर्त क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो अनेक हल के लिए ना पूछ रहा है कि समीकरण का a और b का ऐसा मान बताइए जिसका अनेक हल हो। कौन सा हल हो, अनेक हल हो। तो यहाँ लिखेंगे अनेक हल के लिए शर्त, अनेक हल के लिए शर्त। तो अनेक हल के लिए शर्त देखिए बाबू होता है कौन चीज, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, अब देखो a1/a2 पर मान बैठाइए। a1 का मान कितना है 2 है, तो 2 हो जाएगा। a2 का मान a - b है, a - b बराबर b1 का मान 3 है b2 का मान a + b बराबर c1 का मान 7 है, आई हो जाएगा c2 का मान 3a + b -2। ठीक है, अब देखिए आप किसी को भी एक साथ ले सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि 1 और 2 को भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 और 3 को भी ले सकते हैं। या तो आप ले लीजिए 1 और 2, 1 और 2, फिर ले लीजिए 1 और 3, क्योंकि तीनों तो आपस में बराबर है। तो पहले हम ले लेते हैं 1 और 2, यानी 1 और 2 ये दोनों को ले लेते हैं, 1 और 2 से, 1 और 2 से। तो 1 कितना है 2/a - b है और 3/a + b है। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 में 1 से दो में a से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में a से गुना करेंगे तो 2a होगा, 2a और 2 में b से करेंगे तो 2b बराबर 3 में a से गुना करेंगे 3a, आप 3 में b से गुना करेंगे 3b। ठीक है, ये जो बराबर के ऊपर है टोटल को ऊपर लेके चला वो तो माइनस में होगा, ये प्लस में ऊपर आएगा तो माइनस में,
आई माइनस में ई पट्टी आवेगा तो प्लस में, तो ई टोटल जो बराबर के ऊ पट्टी है इसको टोटल को उठा करके ई पट्टी लेके चलाना है, तो हो जाएगा 2a प्लस 2b। ई प्लस का है इस साइड आवेगा तो माइनस का हो जाएगा, आई माइनस का है इस साइड आवेगा तो प्लस का, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, ये 2a है आई माइनस 3a है, तो 2a में से माइनस 3a चला जाएगा तब माइनस 1a बचेगा, यानी माइनस a बचेगा, माइनस a बचेगा। चलिए उसके बाद देखो प्लस 2b, ये 2b है और प्लस 3b है, तो 2b या 3b कितना हो जाएगा, 5b हो जाएगा, 3 2 5 बराबर 0। इसको हम हो गया मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब ले लेंगे 2 और 3, इसको ले लेंगे। ठीक है, इसको और इसको, यानी 2 और 3 से, 2 और 3 से। ठीक है, चलिए तो 2 और 3 से बनाइए जल्दी फिर से। चलिए 3/a प्लस b बराबर 7/3a प्लस b या माइनस 2 हो जाएगा। जैसे इसको किए थे वैसे अब इसको करो। 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 होगा ना जी, 3 तिहाई 9। और 3 में 20 से करेंगे तो 3 भी होगा, और 3 में माइनस 2 से तो 3 दूनी 6 बराबर 7 में a से तो कितना हो जाएगा 7 है, और 7 में 20 से तो कितना होगा 7 भी होगा। चलिए अब क्या करना है बाबू, ये टोटल के उठा के ई पट्टी लेके चल आबो, है ना। तो देखो 9a प्लस 3b माइनस 6, आई प्लस में है, अगर ई पट्टी आवेगा तो हो जाएगा माइनस में, हो प्लस में ई पट्टी आवेगा तो माइनस में, बराबर 0 होगा। चलिए देख लीजिए, ये 9a है बाबू, आई कितना है 7 है, तो 9a में से 7a खत्म, तो 2a बचेगा, हो कितना बचेगा 2a बचेगा ना जी। चलिए देखिए अब यहाँ देखो 3b है, कितना है 3b, आई कितना है -7 भी है, तो 7b से में से 3b खत्म, तो -4b बचेगा, -4b बचेगा, -4b। अब देखो ये बचला, ये दोनों तो ख़त्म हो गया, अब बचा -6 बराबर 0, बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, जो -6 है इसको ऊपर लेके चल जाएंगे, यानी हो जाएगा सॉरी 2a माइनस 4b, ये माइनस का अगर ऊपर चल जाएगा छोटी तो कुछ का बन जाएगा प्लस का, यानी 2a माइनस 4b बराबर 6। ये हो गया समीकरण 2। अब बताइए समीकरण 1 है आई समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 और 2 से चाहे आप विलोपन विधि से निकाल लीजिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, और चाहे वज्र गुणनखंड विधि से, कोई विधि से आप a और b का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आप इतना नोट कीजिए, है ना, इसको a और b का मान निकालते हैं। चलिए अब चलते हैं समीकरण 1 और 2 से। देखिए ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 से, है ना, समीकरण 1 और 2 से देखा जी। ए बाबू समीकरण 1 कितना है -a प्लस 5b या बराबर 0। चलिए समीकरण 2 कितना है 2a माइनस 4b बराबर 6। देखिए इसको विलोपन विधि से हल कर देते हैं, चाहे आप विलोपन विधि से हल कीजिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे वज्र गुणनखंड विधि से, जो विधि आपको अच्छा लगे बाबू वही विधि से हल कर लेना है। ठीक है, चलिए फिलहाल इसको हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तब विलोपन विधि में कोई एक पद को विलुप्त किया जाता है, चाहे x को चाहे y को, यानी यहाँ पे a को चाहे करेंगे चाहे b के।
तो ये समीकरण 1 आ ये समीकरण 2 ना। देखा बराबर करे थियो ए बाबू, बराबर 1 के अगर करेंगे तो ये एकर गुणांक 2 है तो समीकरण 1 में 2 से गुना होगा, आ एकर गुणांक -1 है तो -1 में गुना होगा कि नहीं होगा। तो चलिए 2 में -a से गुना करेंगे तब बाबू क्या बन जाएगा, -2a बनेगा। अब 5 दूनी 10 भी, या 2 में 0 से करेंगे तो 0 ये ना बाबू। अब देखो माइनस में करेंगे 2 में -1 से तो -2a हो जाएगा। अब -4b में -1 से करेंगे तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4b का 4 भी हो जाएगा, है ना। अब बराबर 6 -6 में -1 से तो -6। ठीक है, अब क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने पर समीकरण 1 -2, समीकरण 1 -2, तो चिन्ह चेंज कर बाबू, ई प्लस ई माइनस के प्लस, ई कहानी ख़त्म हो गया। अब देखूँ तो 10 में से 4 गया तो 6 भी बचा बाबू। कितना बचा, 6 भी बचा। अब बराबर ये बच गया 6 ना, तो b को बाहर निकालिए तो ये बचेगा 6/6 यानी 1, यानी b बराबर कितना आ गया, 1। b बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसी तरह से b का मान रख दीजिए समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, तो लिखेंगे कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या, कब जी, अच्छा समीकरण 1 में रखने पर b का मान समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 1 में रख दो, है ना। तो -a + 5b बराबर 0। b का मान में कितना है, 1 ना है जी, तो ये हो जाएगा -a + 5, और b के मान में 1, 5 × 1 बराबर 0, यानी -1 + 5 में 1 से गुना करेंगे तब 5 बराबर 0। प्लस में इसको ऊपर लेके जाएंगे तब माइनस में, है ना। ये माइनस खत्म। ए बराबर कितना बच गया, 5। ए बराबर अगर हम 5 रखेंगे और बी बराबर 1 रखेंगे तो जो समीकरण था दिया हुआ उसका अनेक हल होगा। ठीक है, चाहे तो आप ए और बी का मान रख करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए अब इसके अगला पार्ट देख लेते हैं, यानी दूसरा का दूसरा दिया हुआ है 3x + y बराबर 1, 2k - 1 × x + k - 1 × y बराबर 2k + 1। देखिए बाबू, इसमें देखें एक सेकंड, कह रहा है के किस मान के लिए, के देखिए एकदम सेम टू सेम पहला क्वेश्चन जैसन है। उसमें ए और बी का मान पूछ रहा था अनेक हल के लिए, आ एकरा में के जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, के का मान पूछ रहा है। कौन सी का मान पूछ रहा है, के का मान पूछ रहा है। कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। उसमें कह रहा था कि ए और बी का ऐसा मान बताइए जकरा में अनेक हल हो, और एकरा में कहते कि के का किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा। तब कोई हल नहीं होने के लिए शर्त होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, यही ना होता है जी। तो लिखेंगे कोई हल नहीं के लिए, कोई हल नहीं होने के लिए बाबू, कोई हल नहीं होने के लिए शर्त देख लेंगे। शर्त का हो भाई जी, होता है a1/a2 बराबर b1/b2। आगे तनी बोल दहूँ मैं यहाँ, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यही मनवा पर रख दें, ऊपर वाला बतिया के रख देते हैं का जी, कोई दिक्कत। देखा ए के मनवा 3 है, 3, और a2 के मनवा कितना, 2k - 1, 2k - 1 है ना। चलिए अब बराबर b1 के मान 1 ना, 1,
अब B2 के मान K माइनस 1। अच्छा ये तो बराबर नहीं है, ये बराबर, तो इतने पर K का मान निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 में K से गुना करेंगे छोटू तो हो जाएगा 3K, 3 में अगर K से करेंगे तो K 3K, 3K ना, अच्छा 3K, K 3K। ठीक है, चलिए आगे देखो, तो 3 में -1 से गुना करेंगे, तो 3 में -1 से गुना करेंगे तब -3 होगा बाबू, कितना होगा -3। बराबर 2K में 1 से, यानी कहने का मतलब 2K -1 में 1 से करेंगे तब बतिया इज सेम डिफरेंट एज तनी मनी, तो 2K -1 हो जाएगा। अब क्या करना है बाबू, ये टोटल बतिया के ई पट लेके चला हूँ तो कोई हर्जा करेगा ना, बाकी हर्जा करेगा नहीं, प्लस में ही पट आएगा तो माइनस में माइनस है तो प्लस में थोड़ा सबके बिगड़ जाएगा ना जी। चलिए आगे देखिए, तो ये हो जाएगा 3K -3 आई प्लस में ई पटी आवेगा तो माइनस में, आई माइनस बा ई पटी आवेगा तो प्लस में, बराबर 0, बराबर। आगे देखा हीरो, ये देखिए तो 3K आई 2K, 3K में से 2K खत्म तो K 1K मिले के 1K, समझ में आ रहा बात। अब मिले के ना, यहाँ देख लो 1K बराबर। अच्छा आगे देखो ना, ये देखा तो -3 है बाबू, कुछ है आई +1, 3 में से 1 गया था -2, K -2 बराबर 0, ये माइनस में है, ऊपर पटी जाती था प्लस में होगा, यानी कहने का मतलब है कि हो जाएगा K बराबर 2। अगर हम K का मान 2 रखेंगे बाबू तो आपका जो है ये समीकरण जो है मतलब सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, ये जो शर्त है वह सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या देखिए, कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के, जो नीचे समीकरण दिया हुआ है बाबू, जो नीचे समीकरण दिया हुआ है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को, जो नीचे समीकरण का एक युग्म दिया हुआ है, उस युग्म को प्रतिस्थापन विधि, कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। देखिए एक समीकरण दिया हुआ है, पहले लिख देते हैं। दिया हुआ है 8x प्लस 5y बराबर 9, एगो दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 4। ठीक है बाबू, देखो तो बाबू चल रहा है कि ऐसे हम लोग बक रहे हैं, वीडियो चल रहा है। चलिए देखिए तो 1 मिनट हो गया, सही है। कहने का मतलब है क्वेश्चन पर चलो। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि ये जो समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। कौन सा विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। इसको फिर वज्र गुणन विधि से हल करना है, यानी दोनों विधि से हल करना है। आज दोनों विधि में तोरा से पूछ रहा है कि कौन सबसे अधिक उपयुक्त है, कौन सबसे अधिक उपयुक्त है। तब बाबू बताओ, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वज्र गुणन विधि, तीनों तो उपयुक्त है ना। जो तुमको अच्छा लगे, आसान लगे, उसको फिर लास्ट में लिख देना है कि हमको प्रतिस्थापन विधि अच्छा लग रहा है। कोई स्टूडेंट होगा कहेगा कि हमारा वज्र गुणन विधि भी अच्छा लगेगा, है ना। तो सबसे अच्छा वज्र गुणन विधि होगा, क्योंकि शॉर्टे में निकल जाता है ना। तो जो अच्छा लगे वो आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, कोई एगो समीकरण से चलते हैं ना बाबू, कि दोनों से चलेंगे। एगो से, चाहे एक से चलूँ चाहे दो से, कोई एक समीकरण को उठा लीजिए। क्या कर लेना है, तो चलेंगे समीकरण 1 से। देखिएगा ध्यान से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है छोटी, 8x प्लस 5y बराबर 9, यही ना है। अब क्या करेंगे, 8x बराबर 9, ये प्लस में अगर उस साइड जाएगा तो कौची में हो जाएगा, माइनस में होगा। x के बाहर निकालेंगे तो बाबू हो जाएगा 9 - 5y बटा
8, इसको समीकरण 3 मान लेंगे तो हर्जा करेगा। क्या मान लेंगे? समीकरण 3। अभी x का मनमा 2 में रख देंगे क्योंकि 1 से न चले थे, तो 1 से चले हैं तो x का मनमा कौची में रखाएगा? 2 में रखाएगा। तो x का मान समीकरण के में रख दो, 2 में रखने पर बाबू समीकरण 2 कितना है बोल रहा हूँ? 3x प्लस 2y बराबर 4। जहाँ x रहेगा वही पर ही मनमा को रख देना है। क्या कर देना है? रख देना है। बरियारी रखो। देखो 3 आई x न है जी, x के मनमा हो गया 9 माइनस 5y बटा 8 प्लस के प्लस 2y के 2y 4 के 4 नीचे देखो तो जगह बचित है, हो जाता है। चल आगे देखा था अकेले नहीं होते तो इन्हें देखा इन्हें कर दे ज़्यादा अच्छा रह। तो 9 में 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27 ना, और माइनस 5 में 3 से तब 5 आई 15y होगा, अब बटा 8 अब प्लस 2y अब बराबर 4। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ही ना कुछ होता है, एक करके एलसीएम ले लीजिए। 8 है के एलसीएम हो जाता है बाबू 8 होता है, तो ये तो ज्यों के त्यों हो जाएगा 8 है कम 8 है ना। चलिए ज्यों के त्यों लिख दीजिए 27 माइनस 15y का जी, आप प्लस 1 8 है 8 मरतबे, तो 8 दूनी 16y बराबर 4। कोई दिक्कत? लो देखिए आगे तो हो जाएगा 27 और माइनस प्लस की संख्या ज़्यादा, 16 में से 15 गया तो 1 के ना बाई बचेगा जी, अब बटा 8 बराबर 4। ना कुछ होता 1 है ना, चाहे 1 का सीधा सा देखिए कि भागा में है, वो पट जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो ये लिखेंगे 27 प्लस y बराबर 8 चौका 32, 8 चौका 32। 1 भी लिखेंगे तो वही बतिया हुआ क्रॉस मल्टी प्लस 27 प्लस y में 1 से गुना किए तो 27 प्लस y बराबर 8 चौका 32 है ना। अभी क्या हो जाएगा देखिए, y को बाहर निकाले तब y बराबर 32, आई 27 है कुछ है प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, यानी y बराबर 32 में से 27 गया था, ये y का मान में कितना आ गया 5। अभी y का मान तोर मर्जी, केकर मर्जी, चाहे समीकरण 1 में रखिए है ना। अरे तो भाई ये कह रहा y का मान तो चाहे 1 में रख दीजिए, तो एक ना मर्जी है, चाहे 2 में रख दीजिए, और चाहे समीकरण सबसे अच्छा कौची है, सबसे अच्छा कि 3 में रख दो, आसान रहेगा। जे ज़्यादा आसान रहेगा ओकरे में रखो है ना, भारी वाला में दिक्कत होगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर ना जी। समीकरण देखिए तो कितना है, x बराबर 9 माइनस 5y बटा 8 रख दीजिए समीकरण वहाँ पर। 9 के 9 होगा, 5 के 5, आप y के मान में 5 बटा 8, x बराबर हो जाएगा 9 5 5 बटा 8, x बराबर हो जाएगा 9 में से 25 गए तब 16 माइनस 16 बटा 8 दूनी 16 है ना, यानी x बराबर आ गया -2, माइनस x के मान आ गया -2 और y के मान आ गया 5। ठीक है, नोट कीजिए। अब इसी को वज्र गुणन विधि से भी हल करना है ना, तो इतना उतारिए वज्र गुणन विधि, फिर तुरंत हल कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको वज्र गुणन विधि से देख लेते हैं। कौन विधि से देख लेते हैं? वज्र गुणन विधि से। तो लिखेंगे क्या करेंगे, वज्र गुणन जखनी कौन विधि से हले बाबू, प्रतिस्थापन विधि से न था। वज्र गुणन विधि में बराबर के ये साइड 0 होना अनिवार्य है, 0 होना अनिवार्य है। तब कीजिए
8x प्लस 5y, इन 9 ही पटियावेगा तो माइनस में आ बराबर 0। ठीक है, इसको इस तरह से कीजिए 3x प्लस 2y, आई बराबर के पट्टी 4 ही पटियावेगा तो माइनस में बराबर 0। अब लिख दूँ x बाई 1। ठीक है, x के गुणांक 8 है, y के गुणांक 5 आ 1 के गुणांक -9, x के गुणांक 3, y के गुणांक 2 आ 1 के गुणांक -4। तो देखिए गुना कीजिए, x को लेंगे तो x बटा 5 चौका -20 आ माइनस 9 दूनी 18 -18 आ माइनस प्लस बराबर। अब की y को ले लीजिए तो हो जाएगा 9 तिया 27 -27 आ माइनस 8 चौका 32 माइनस 8 चौका 32 -32 आ माइनस प्लस 32 हो जाएगा अब बराबर। अब की 1 को पकड़ लेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16, पंती आई 15, यानी 16 माइनस 15। अब क्या करेंगे बाबू, एक बार इसको लेंगे इसके साथ, है ना, आप फिर लेंगे एक बार y को लेंगे इसके साथ। ठीक है, तो पारा पारी कर दूँ, x बटा -20, चाहे एक बार एक स्टेप और इसको लेके चलते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक स्टेप आउट कर लीजिए, आसान हो जाएगा ना जी। ये हो जाएगा x बटा 20 में से 18 गया तो -2 बचेगा आ बराबर बाई -27 में से प्लस 32 यानी 5 बचेगा, 32 में से 27 गया था 5 और 16 में से 15 गया था। अब कीजिए एक बार x को लीजिए 1/1 के साथ और फिर लेना है y को लेना है 1/1 के साथ, आसान हो गया। तो एक बार लीजिए x बटा -2 बराबर 1/1 और एक बार लेना है y बटा 5 बराबर 1/1। x में 1 से गुना करेंगे तो x और -2 में 1 से गुना करेंगे तो -2। x बराबर कितना आ गया बाबू -2, y में 1 से गुना करेंगे तब y, अब 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, y बराबर 5। ठीक है, x बराबर आ गया -2, y बराबर आ गया 5। ठीक है, अब आपको इसमें से जो अच्छा लगा होगा उसको लिख दीजिएगा कि वज्र गुणन विधि आसान है चाहे प्रतिस्थापन विधि आसान है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये तनिएगो में बन गया ना, तो इसी को लिख देना, वो आपकी मर्जी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन के साथ।